हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका जीएस हट पे। और आज हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं। मैंने जैसा आपको बताया था कि एक एक करके हम पॉलिटी के एक एक टॉपिक को कवर करते रहेंगे। तो आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आज डिस्कशन करेंगे, मीन्स भारतीय चुनाव आयोग। तो ये भारतीय चुनाव आयोग जो आपका है, ये क्या करता है, इसका क्या काम होता है, क्यों इसको बनाया गया है, क्यों ये लोकतंत्र के लिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ इसमें जो अपॉइंटमेंट का मुद्दा रहता है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे कि कभी कभी हम आवाज इसके खिलाफ भी उठाते हैं कि जो इनका अपॉइंटमेंट होता है ये बहुत ज्यादा निष्पक्ष नहीं है। तो इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात आती है, उस साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन एक साथ चुनाव कराते हैं लोकसभा विधानसभा का, तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे। और इस समय जो है कि ये जो हमारी पद्धति चल रही है, कभी इस स्टेट में, कभी उस स्टेट में, कभी सेंटर के, तो इस तरीके से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है। इसको लेकर के क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, इन सब सारे मुद्दे पे हम जो है कि यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। यदि लेक्चर बड़ा होगा तो हम 2 वीडियो में इसको जो है कि कवर कर लेंगे, बट यहाँ पे हम जो है कि समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बेसिक पॉइंट्स में से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में A to Z कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरीके से काम करता है, इसकी जरूरत क्यों है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इलेक्शन कमीशन। तो ये है आपका इलेक्शन कमीशन, मीन्स आप कह सकते हैं चुनाव आयोग। तो ये चुनाव आयोग के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और मैंने आपको ये बताया था कि आयोग कितने प्रकार की होती है, क्योंकि ये आयोग है और आयोग का मतलब ही होता है कुछ लोगों का ग्रुप होता है और किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए डेडिकेटेड होता है। तो ये स्पेशली आप कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था लोगों को वोट देने का अधिकार है, उसको जो है कि निष्पक्ष चुनाव कराने की जो है कि जिम्मेदारी दी गई है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दी गई है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आपका है एक एक पॉइंट्स हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। चुनाव आयोग है और ये है आपका संवैधानिक, ये आपका एक संवैधानिक संस्था है। और अनुच्छेद अगर आप बात करेंगे ना, तो इसमें अनुच्छेद आपका आ जाता है 324 अनुच्छेद के तहत इसको जो है कि रखा गया है। तो यूं कह सकते हैं कि एक संवैधानिक है और उसके बाद अनुच्छेद इसका क्या हो गया, 324 के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है। अब उसके बाद अगर आप बात करेंगे, ठीक ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना के बारे में अगर आप बात करें तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। 25 जनवरी 1950 को। ये आप कहेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और ये बन गया कब, 25 जनवरी 1950 को। तो यहाँ पे एक आध फैक्ट आपको जानने की जरूरत है। एक तो सबसे बड़ा फैक्ट ये कि 25 जनवरी को हम इसको मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत मतलब आपका जो है कि एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। 25 जनवरी जो है कि हम मनाते हैं मतदाता दिवस के रूप में। क्यों मनाते हैं, क्योंकि 1950 में हमने बनाया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पे एक और फैक्ट है, एक आता है 26 नवंबर, ये 26 नवंबर 1949 है, और एक है 26 जनवरी, ये 26 जनवरी 1950 है। हमने क्या किया कि इस तारीख को 26 जनवरी 1950 को पूरे संविधान को लागू किया। पूरे संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया। हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ 26 नवंबर 1950 को, और हमने इसके कुछ पार्ट को क्या कर दिया था, लगभग आप कह सकते हैं 16 आर्टिकल को हमने क्या कर दिया था, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था 26 नवंबर को ही। तो उनमें से एक चीज ये भी थी जिसको हमने यहाँ पे इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया। अब क्यों कर दिया, इसके पीछे का रीजन ये कि चुनाव कराना जरूरी है। हम लोकतांत्रिक देश में थे, ऐसी स्थिति में इसका बनाया जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोकतांत्रिक देश की
बात करेंगे उस लोकतांत्रिक देश में, अगर उस लोकतंत्र के स्तंभ की बात करेंगे कि कौन सी चीजें हैं जिसपे लोकतंत्र टिका हुआ है, तो एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी उसमें से एक है। यदि स्वतंत्र चुनाव आयोग है तो उस बेस पे आप ये कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक देश इस स्वतंत्र बॉडी पे डिपेंड है। जैसे हमारे यहाँ आपका, मैंने कई मतलब आपको क्लास में भी बताया है कि आपका ये जो इलेक्शन कमीशन है ये स्वतंत्र होना चाहिए, कैग स्वतंत्र होना चाहिए, यूपीएससी होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट, एंड आल्सो यू कैन से कि ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्वतंत्र हैं भी। तो ओवरऑल अब ये कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट आपको याद करना, इसकी स्थापना के बारे में कभी कभी आपका आता है। अब देखिए शुरू में आपका क्या था, एक सदस्यीय था, है ना, एक सदस्य यहाँ पे होता था, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इसमें आपका अभी वर्तमान समय में क्या है, बहुसदस्यीय है। क्या है, बहु, तो ये बहुसदस्यीय आपका आता है और इस वर्तमान समय में कितने लोग हैं, इसमें 3 लोग होते हैं, यानी जो कमिश्नर होते हैं वो 3 लोग होते हैं। अब ये तो 3 लोग होते हैं, इस चीज को आपको जानकारी होनी चाहिए। अब इसमें देखिए एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। एक आपका है तारकुंडे समिति, है ना, ये है तारकुंडे समिति। इस तारकुंडे समिति ने ही सिफारिश की थी इस चीज को बढ़ाने के लिए, एक सदस्य से लेकर के बहुसदस्यीय करने के लिए। यानी एक चीज यहां पे और आप याद कर लीजिए, हमारा 61वां संविधान संशोधन हुआ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1988 में हुआ, एंड 1989 में आप कह सकते हैं ये लागू हुआ। और इसमें हुआ था क्या कि 21 साल पहले उम्र होती थी वोट देने की, लेकिन बाद में इसको घटा करके क्या कर दिया, 61वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको 18 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। और जब 18 कर दिया गया तो इलेक्शन कमीशन के पास कार्य जो है कि ज्यादा हो गए, और जब काम ज्यादा हो गए तो इसको इन्होंने जो है कि रिकमेंड किया, तारकुंडे समिति और आप कह सकते हैं कि चुनाव सुधार से संबंधित है। और उसी तरीके से एक समिति का नाम आता है गोस्वामी समिति। ये गोस्वामी समिति ने भी क्या किया था, इसी तरीके की रिकमेंडेशन की थी, और ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इसको बहुसदस्यीय बना दिया गया। तो चुनाव आयोग में आप ये कह सकते हैं कि एक से अधिक मेंबर होते हैं, यानी आपका 3 सदस्य होते हैं। इसमें आप ये कह सकते हैं कि 3 सदस्य होते हैं, और इनकी पावर की अगर आप बात करेंगे, पावर नियर अबाउट आप ये कह सकते हैं कि सेम होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें पावर जो है कि अलग अलग टाइप्स की होती है, लेकिन आप ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि पावर लगभग जैसी एक ही होती है। अब देखिए इस चुनाव आयुक्त, है ना, ये जो आपका चुनाव आयुक्त होते हैं, आयुक्त, और उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और एक आपका क्या होगा, चुनाव आयुक्त होगा। तो यहां पे आप ये कह सकते हैं कि इनकी जो नियुक्ति की जाती है ना, नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति जो है कि करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं चुनाव आयुक्त जो आपके होते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, इनकी भी, और आपसे ये भी कहा जा सकता है कि जो आपके बाकी 2 हैं इनकी भी, सभी तीनों लोगों की क्या है कि नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहीं पे पेज आता है आपका, जो ये नियुक्ति को लेकर के मामला आता है कि ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। अगर आप देखेंगे, एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे लाल कृष्ण आडवाणी, उन्होंने एक रिकमेंडेशन बहुत पहले ये चीजें की थी कि निष्पक्ष चुनाव को लेकर के एक निष्पक्ष कॉलेजियम होना चाहिए, एक ऐसा कॉलेजियम होना चाहिए जिसपे आवाज न उठे, जिसपे जो है कि लोगों को ये विश्वास हो कि जो हमारा चुनाव आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसकी जो नियुक्ति होती है ये वास्तव में एकदम बिल्कुल निष्पक्ष है। वर्तमान समय में आपका क्या होता है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमारे इंडिया के अंदर प्रोविजन है आर्टिकल 52 में कि भारत का एक क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। तो अगर भारत का एक राष्ट्रपति होगा और फिर उसके बाद यहीं पे 74 में आपका पॉइंट्स बना करके रखा गया है। 74 में ये कहा गया है कि आपका एक मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होगी, और ये मिनिस्टर ऑफ काउंसिल क्या करेगी, राष्ट्रपति को सहयोग करेगी और सलाह करेगी। तो राष्ट्रपति के सहयोग और सलाह के लिए इसको बनाया गया है,
और यहाँ पे यदि आप इसको देखेंगे हमारे इंडिया के अंदर लगभग आप ये कह सकते हैं कि जितने लोगों की नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से होती है, राष्ट्रपति करता है, उसमें इन्वॉल्वमेंट किसका होता है? मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का होता है। यानी मिनिस्टर ऑफ काउंसिल यदि आपको अलाउड करेगी तब आप जाकर के उसको क्या कर सकते हैं? नियुक्त करवा सकते हैं। तो क्या होता है, मान लीजिए कि ए नाम का व्यक्ति है ना, इसको आपको क्या बनाना है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाना है। ये लोग जो है कि यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, यानी मंत्री परिषद के लोग इस चीज को डिस्कशन करेंगे। अब अगर आप देखेंगे, मैंने एक चीज आपको बताई भी थी कि मंत्री परिषद से छोटी चीज क्या होती है? मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल से भी छोटी चीज क्या होती है? मंत्रिमंडलीय समिति होती है। तो एक होती है नियुक्ति मामले की मंत्रिमंडलीय समिति, और उस मंत्रिमंडलीय समिति की सिफारिश होती है, मीन्स कह सकते हैं मंत्रिमंडल के लिए होती है। और उसके बाद क्या होता है कि इस नाम को, जो मैंने भी जस्ट अभी आपको शेयर किया कि ये ए नाम के व्यक्ति को बनाना है, इस पे विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा? राष्ट्रपति को भेज दिया जाएगा, और राष्ट्रपति क्या करेगा? उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में भी अपॉइंट कर सकता है और इलेक्शन कमिश्नर के रूप में भी अपॉइंट कर सकता है। तो ये प्रोसेस एट प्रेजेंट वर्तमान समय में हमारे सामने मौजूद है कि जो इलेक्शन कमीशन है, उस इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल के बिहाफ पे, यानी उनकी अनुशंसा पे क्या होता है कि अपॉइंटमेंट होता है राष्ट्रपति के माध्यम से। अब सवाल इसमें इसलिए जो है कि ज्यादा उठ जाते हैं कि ये बहुत ज्यादा स्वतंत्र नहीं है, ये बहुत ज्यादा स्वतंत्र नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो व्यक्ति ए नाम का है, में भी हो सकता है कि जिसके माध्यम से होकर के आ रहा है उसके पक्ष में काम करना शुरू कर दे, उसके लिए बायस्ड हो जाए। इसी तरीके के जो है कि सवाल उठाते रहे लोग, और इसी तरीके के सवाल उठते भी रहे। लोकतांत्रिक देश में चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना और उसमें जो काम करने वाला व्यक्ति है उसका स्वतंत्र होना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ये जो चीजें हैं बहुत ज्यादा स्वतंत्र लग नहीं रही है। यानी एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि ये नेचुरल जस्टिस का जो मैटर आता है उसमें थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि डार्क पॉइंट है, कि ये चीजें उतनी आसानी से जो है कि एक्सेप्टेबल नहीं हो पाती है कि एक व्यक्ति जो सरकार के द्वारा ही अपॉइंटमेंट किया गया है, तो किस तरीके से सरकार के अगेंस्ट जो है कि एक्शन बहुत निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से ले सकते हैं। तो ये एक सवाल है। अब देखिए इसका समाधान क्या है। समाधान के रूप में जस्ट मैंने यहाँ बताया कि यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी के माध्यम से बीजेपी के एक लीडर है, जो वरिष्ठ लीडर है, उन्होंने क्या बताया? कोलेजियम सिस्टम करना। कोलिजियम का मतलब क्या होता है? जैसे वर्तमान समय में अगर आप बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के जजों का ट्रांसफर होता है और सुप्रीम कोर्ट के जजों का अपॉइंटमेंट होता है, तो उस पर कोलिजियम सिस्टम होता है। और सेपरेशन ऑफ पावर भी रखा गया है कि जो आपकी कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, वो स्वतंत्र है। किस बेस पे स्वतंत्र? तो आप कहते हैं कि उसमें कोलिजियम सिस्टम चल रहा है, कि कोलिजियम सिस्टम के माध्यम से जो है कि उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है, उस पर इन्वॉल्वमेंट जो है कि कार्यपालिका के लोगों का नहीं है, इसलिए इसको स्वतंत्र बोलते हैं। तो यहाँ पे भी इस तरीके की व्यवस्था करने की बात चल रही है कि भाई यहाँ पे जो आपका अपॉइंटमेंट होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और कमिश्नर का, इस तरीके से होना चाहिए कि भाई यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक कोलिजियम सिस्टम रखना है। और इस कोलिजियम का मतलब आप समझ लीजिए कि ऐसे कि ये कुछ लोगों का ग्रुप होगा और इसमें कुछ बाहर से भी व्यक्ति हो सकते हैं, कुछ एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, लोकसभा के स्पीकर भी हो सकते हैं, और राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा के विपक्ष के नेता भी हो सकते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी हो सके। जैसे मान लीजिए कि अभी ये कोलिजियम सिस्टम थोड़ा सा आपका जो जुडिशरी में चल रहा था, इसमें भाई भतीजावाद का आरोप था, तो इस आरोप को देखते हुए हमारी जो संसद है उसने जो है कि एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया था, जिसको नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा गया था। तो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इल एंड वायलेट कर दिया जस्टिस खेर के द्वारा, क्योंकि उसमें आपका जो आप कोलिजियम बनाया गया था, उस कोलिजियम सिस्टम में, या फिर यूं कह सकते हैं कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में 6 लोग थे, और ये 6 लोग आपका 3 तरीके से आते थे, 3 जुडिशरी से थे और 2 आपका बाहर से थे, एक व्यक्ति जो है कि विधि मंत्री था। तो इस विधि मंत्री को ही लेकर के जस्टिस केयर ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए क्योंकि वो कह रहे थे कि जो हमारी न्यायपालिका है और जो हमारी कार्यपालिका है उसको सेपरेट किया गया है, आर्टिकल 50 के अकॉर्डिंग सेपरेट किया गया है, इसलिए ये व्यक्ति यहाँ पे क्या है, इंटरफेयर कर रहा है जुडिशरी के काम में। तो इस तरीके से उन्होंने इसको नील एंड वायलेट कर दी। तो अभी इस चीज को हटा करके वो चीजें कहाँ पे आ रही है? ये चीजें आपका कोलिजियम पे ही चल रही है। तो ये एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हमारा चुनाव आयोग है, इस चुनाव आयोग में इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बाहरी व्यक्ति को रख करके यदि 3-4 व्यक्तियों का ग्रुप बना करके चीफ इलेक्शन का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, ताकि वो निष्पक्षता बरकरार हो जाए। जो सवाल उठ रहे हैं लोकतंत्र के अंदर, ये किस तरीके से निष्पक्ष हो सकते हैं, ये अपॉइंटमेंट तो सरकार ही कर रही है। तो इस बेस पे जो है कि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व की जा सकती है कुछ हद तक।
चलिए ठीक है, तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद हम एक आध पॉइंट्स और जो है कि यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि जो इसका मुख्य वर्ग होता है ना, क्या होता है। तो इसमें एक चीज और है, शपथ की बात अगर बात करेंगे है ना, तो शपथ की बात होती है तो ये राष्ट्रपति के माध्यम से ही जो है कि इनको शपथ दिलाई जाती है। चुनाव आयोग का जो अध्यक्ष होता है, आप कह सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर दोनों को। तो ये भी एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट ये आ जाता है कि इसका कार्य क्या है। चुनाव आयोग का कार्य आपने जान का लिया, इसमें आप यूं कह सकते हैं कि नियर अबाउट इस तरीके की चीजें के बारे में मैंने आपको बताया कि लगभग जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो कार्य के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कार्य कुछ इंपॉर्टेंट हैं इनके, और बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि लोकतंत्र के स्तंभ में से एक स्तंभ है। तो देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखिए कि जो आपका लोकसभा का इलेक्शन होता है, राज्यसभा का इलेक्शन होता है, विधानसभा, विधान परिषद और प्रेसिडेंस और वाइस प्रेसिडेंस, ये जो इलेक्शन होते हैं वो किसके माध्यम से कराए जाते हैं? ये कराए जाते हैं इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कराए जाते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर मीन्स इलेक्शन कमीशन जो आपका है, ये कह सकते हैं कि जो चुनाव आयोग है ये 6 प्रकार के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। मीन्स आप कह सकते हैं कि लोकसभा है, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, प्रेसिडेंस एंड वाइस प्रेसिडेंस। तो ये 6 प्रकार के इलेक्शन को कराने की पूरी जिम्मेदारी किसके पास होती है? तो ये होती है चुनाव आयोग के पास। एक कॉन्सेप्ट आपका कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है कि आप ये बताइए कि जो आपका उपचुनाव होते हैं, मान लीजिए कि किसी एरिया की सीट खाली हो गई किसी कारणवश और उस पर उपचुनाव कराया जाता है, तो वो उपचुनाव किसके द्वारा कराया जाता है? राज्य चुनाव आयोग कराती है या फिर जो है कि आपका चुनाव आयोग कराती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराती है। तो इसका सही जवाब आपका यही है कि देखिए यहाँ पे आपका जो राज्य चुनाव आयोग का गठन किया गया है ना, राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य चुनाव आयोग का जो गठन किया गया, स्पेशली आप ये कहिए कि ये जो पंचायतों का इलेक्शन है, पंचायतों का जो इलेक्शन होता है ये, और म्युनिसिपैलिटी का जो इलेक्शन होता है उसको कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कब बना है? वो आपका है 1992 में। आप कह सकते हैं कि जो आपका 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें 243I के तहत आप कह सकते हैं है ना, के तहत। तो ये चीजें आपका क्या आता है कि ये इलेक्शन कराते हैं स्पेशली किसके लिए डेडिकेट है? ये है आपका पंचायतों के लिए और म्युनिसिपैलिटीज के लिए। बट बाकी जितने भी इलेक्शन आप यहाँ पे देख रहे हो 6 प्रकार के, ये इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की। तो मेन इशू आपको यहाँ पे ये करना है, और सबसे मुख्य कार्यों में से एक कार्य आपका यही है। अब देखिए उसके बाद आपका ये जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता को जारी करना। तो आचार संहिता को जारी करने का भी काम यही करती है। ये कब जारी करते हैं? जब अनाउंसमेंट कर दी जाती है, जब इलेक्शन पीरियड होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका इलेक्शन कमीशन ने जो है कि आपका 6 चरण में इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दी कि उत्तर प्रदेश का 6 चरण में इलेक्शन होना तय है, और उसकी डेट फिक्स कर दी। तो जिस दिन से अनाउंसमेंट कर दिया जाता है, जिस एरिया में जब तक इलेक्शन नहीं हुए होते हैं तब से लेकर जब से अनाउंसमेंट होता है और जब तक इलेक्शन नहीं होता है, उस बीच की पीरियड को ही जो है कि हम इस वाले एरिया में रखते हैं। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उसमें जारी करने का काम ये करती है। और ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के लिए और कैंडिडेट के लिए, और आल्सो यू कैन से दैट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी होता है ताकि अच्छे तरीके से इनकी गाइडलाइंस को फॉलो कर सके। और है कुछ नहीं, बस आप ये कह सकते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज द गाइडलाइन। तो ये गाइडलाइन है, एक दिशा निर्देश है, और इस दिशा निर्देश के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टीज को, कैंडिडेट को और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को क्या करना पड़ता है कि काम करना पड़ता है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को जारी करने का भी काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। थर्ड वाला अगर आप बात करेंगे, इसका थर्ड काम क्या होता है कि निर्वाचन जो सूची होती है, निर्वाचन सूची जिसको बोलते हैं इलेक्शन लिस्ट जिसको बोलते हैं, जहां पे आपका ये होता है कि कौन लोग वोटर देने के एलिजिबल है नहीं है, इन सब सारी चीजों का जो है कि काम इनके माध्यम से किया जाता है। अब यहाँ पे एक सवाल आपको ये एम्फसाइज मैं कर रहा हूँ कि आप ये चीज बताइए कि अगर आपके दिमाग में इस तरीके के सवाल आ रहे हैं कि जो आपका पंचायत का इलेक्शन होता है उसकी वोटर लिस्ट, और उसके बाद जो आपका ये लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन होता है इसकी वोटर लिस्ट अलग होती है या एक ही से होता है,
तो इसका सीधा सा जवाब है कि दोनों अलग अलग होती है। जो पंचायतों की वोटर लिस्ट क्रिएट की जाती है वो राज्य चुनाव आयोग के माध्यम से की जाती है, और जो आपका ये वाली की जाती है नेशनल वाली, इसको आप यूं कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से जनरेट किया जाता है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, विधान परिषद के लिए जो वोटर लिस्ट होती है वो डिफरेंट होती है, और पंचायतों के लिए वोटर लिस्ट क्या होती है, अलग होती है। तो जो नेशनल लेवल की होती है उसको जो है कि फॉर्मेट करने का, क्रिएट करने का जो काम किया जाता है, किसके माध्यम से किया जाता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है। ये तीसरा काम हो गया। चौथा अगर आप बात करेंगे इसके काम की, तो चौथा इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम ये हो गया कि कोई भी राजनीतिक पार्टी है तो उस राजनीतिक पार्टी इसके कृत्य को भी देखने का काम करती है कि कोई पार्टी कोई गलत तरीके से काम तो नहीं कर रही है, और साथ ही साथ डिस्प्यूट यदि पार्टीज के बीच में होते हैं तो उस पार्टीज के डिस्प्यूट को भी सॉल्व करने का भी काम करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एग्जांपल ले सकते हैं कि समाजवादी पार्टी का एक मरतबा विवाद हुआ था कि साइकिल निशान किसको मिलना चाहिए और पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। तो उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि नंबर्स जो है कि ज्यादा अखिलेश की साइड में है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है कि इनके साथ ज्यादा है, विधायक इनके साथ ज्यादा है, इसलिए अध्यक्ष यही भी रहेंगे, और चुनाव चिन्ह भी इन्हीं का होगा। तो चुनाव चिन्ह के आवंटन को लेकर के, आवंटन किसको है तो वो आवंटन वाली पॉइंट्स हो जाती है कि वो कौन करता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करती है कि चुनाव चिन्ह किसको कौन सा देना है। और रीजनल पार्टीज का दर्जा देने के लिए भी यही एलिजिबल होती है कि कोई पार्टी है उसको रीजनल दर्जा कब दिया जाएगा, नेशनल लेवल की पार्टीज का दर्जा कब दिया जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो है कि किसके माध्यम से की जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाता है। एंड फिफ्थ वर्ग के बारे में अगर आप बात करेंगे तो परिसीमन में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। परिसीमन करने के लिए भी ये जिम्मेदार होते हैं। हालांकि उसका एक गठन किया जाता है, परिसीमन आयोग बनाई जाती है, और उसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका होता है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का होता है। और एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, अगर मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट को अयोग्य घोषित करना है तो इसमें सहयोग होता है किसका, इन्हीं का सहयोग होता है कि आपका ये किस तरीके से जो है कि सहयोग करके ये कहे कि ये जो आपका मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये किस तरीके से अयोग्य घोषित हो सकते हैं। तो इस बेस पे भी जो है कि वो सब सारी चीजें जो है कि काम करने का काम करती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए लास्ट वाले पॉइंट्स को मैं आपको बता दे रहा हूं, ये है कि किस तरीके से हटाया जा सकता है, किस तरह से इनको हटाया जाता है। तो सीधा सा मतलब ये हो गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की जो प्रोसेस है वो महाभियोग जैसी है, हटाना बड़ा कठिन है, इसलिए इसको स्वतंत्र कहते हैं। संचित निधि से पैसे आते हैं, सैलरी संचित निधि से आती है, इसलिए इनको हटाना और इनकी स्वतंत्रता बरकरार है। एक पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होगी। और उसके बाद अगर आप बात करेंगे कि जो आपका इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनको कैसे हटाया जा सकता है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सिफारिश पे राष्ट्रपति के माध्यम से इसको हटाया जा सकता है। तो ओवरऑल मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में आपने ये चीजें थोड़ा क्लियर कट हुई होगी। ये लेक्चर बहुत बड़े हो जाएंगे, इसलिए मैं इसको जो है कि दूसरी वीडियोस में कवर करूंगा कि किस तरीके से साइमल्टेनियस सिलेक्शन कराना है, क्या क्या प्रॉब्लम से है अभी वर्तमान समय में, और किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है, वो सब सारी चीजें। और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम जो हमारा 50 का और 51 का है उसको भी हम जो कि डिस्कशन करेंगे अगले वीडियोस में। तब अभी जो मैंने अभी जस्ट आपको ये चीजें बताई है, इतना आज के लिए इनफ है, और नेक्स्ट वीडियोस में हम उसको जो है कि क्या कर लेंगे, कवर कर लें। तब तक के लिए